नमस्कार। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम सीधे एक बेहद ही रोमांचक वुक्सिया स्टाइल फैंटेसी की दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं। आज हम रुद्रनाग के पहले एपिसोड की कहानी को डीकोड करेंगे। कैसे हमारी ये मॉडर्न दुनिया एक प्राचीन जादुई सभ्यता से टकराती है। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर कैसे? मतलब सोचिए, मुंबई की सड़कों पर पला बड़ा एक बिल्कुल साधारण सा लड़का अचानक से नागलोक जैसी खूंखार और जादुई दुनिया का सम्राट कैसे बन गया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरी गाथा की जान है। किस्मत के खेल सच में कितने अजीब हो सकते हैं ना। अब देखिए, इस महाकाव्य की शुरुआत किसी आलीशान महल या चमत्कारी दुनिया से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है मुंबई की एक बहुत ही घुटन भरी, तंग और अंधेरी सी बस्ती से। आपको पता है, सबसे बेहतरीन कहानियों की शुरुआत अक्सर ऐसी ही ग्राउंडेड जगहों से होती है ताकि आगे का सफर और भी भव्य लगे। लेकिन इस आम सी दिखने वाली जगह में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। रुद्र के शरीर पर चमकता हुआ वो ओम का टैटू। उस छोटे से अंधेरे कमरे में इस टैटू की जादुई चमक हमें पहला सबसे बड़ा हिंट देती है कि भाई रुद्र कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहानी की टाइमलाइन पे नजर डालें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प सुराग मिलते हैं। शुरुआत होती है अतीत से, माया का वो रहस्यमयी फ्लैशबैक जो रुद्र के कुछ दर्दनाक पन्नों को खोलता है। फिर आती है वो सुबह, ठंडे पानी वाला वो कठोर अनुष्ठान जो उसे एक तरह से उसकी जमीनी हकीकत से बांधे रखता है। लेकिन असली गेम पलटता है दोपहर को, जब अचानक से एक रहस्यमयी साधु आकर एक अजीब सी भविष्यवाणी करता है और उसे थमा देता है एक नीली शीशी। ये सारी घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि कुछ बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। और ये देखिए, ये कंट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ है मुंबई की वो तंग, संघर्ष से भरी बस्ती और दूसरी तरफ अनंतपुरी राज दरबार का वो विशाल, खौफनाक और एकदम राजसी वास्तुकला वाला स्वरूप। इमेजिन कीजिए उस कल्चर शॉक को। ये सिर्फ जगह का बदलना नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं, ताकत और क्लास का एक भयंकर टकराव है। एक आम इंसान जब इतनी असीमित शक्ति वाली दुनिया में कदम रखता है तो ऐसा ही महसूस होता है। तो अब सवाल है कि वो नागलोक पहुंचता कैसे है? माइथोलॉजी में पानी हमेशा से दो दुनियाओं के बीच का पोर्टल रहा है, और यहाँ भी जुहू बीच पर अचानक से एक बहुत ही अप्राकृतिक भयंकर तूफान उठता है। आसमान बिल्कुल काला पड़ जाता है और तभी उस उफनते समंदर को चीरते हुए महासत्तू जैसी एक विशाल जादुई सत्ता प्रकट होती है। देखते ही देखते समंदर के बीचों बीच एक विशाल द्वार खुलता है जो सीधा अनंतपुरी के दरबार का रास्ता है। सच में एकदम सिनेमैटिक पल है ये। लेकिन अनंतपुरी पहुंचने पर कोई लाल कालीन नहीं बिछा था उसके लिए। स्वागत होता है नागार्जुन के बेहद कड़वे और जहरीले शब्दों से। उसका वो अपमानजनक भाषण पूरे राज दरबार में गूंजता है। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मनी सिर्फ रुद्र से नहीं है, ये नागलोक का वो सख्त उसूल है कि भाई हमारे यहाँ किसी बाहरी या इंसान की कोई जगह नहीं है। ये नफरत एकदम साफ कर देती है कि इस नई दुनिया में रुद्र का एक एक कदम जानलेवा होने वाला है। और बातों से बात सीधे एक्शन पर आ जाती है। रुद्र के साथ किसी मेहमान जैसा बर्ताव नहीं होता। उसे भारी ठंडी जंजीरों से जकड़कर घसीटा जाता है और लाया जाता है जागृति कुंड के बिल्कुल किनारे पर। अब ये कोई ऐसा वैसा तालाब नहीं है, ये एक बेहद प्राचीन और खतरनाक परीक्षा का केंद्र है। चारों तरफ दहशत है, अराजकता है, जो दिखाती है कि ये राज दरबार अंदर से कितना क्रूर है। और बस यहीं पर जादू अपना असली खेल दिखाता है। कुंड का वो शांत पानी अचानक से ऐसे खौलता है जैसे कोई सोता हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा हो, और उसी सटीक पल में रुद्र के शरीर पर बना वो ओम का टैटू एक अंधी कर देने वाली रोशनी के साथ फिर से जल उठता है। इस प्राचीन जादुई दुनिया का ये रिएक्शन इतना जबरदस्त, इतना ड्रामेटिक है कि राज दरबार में खड़े हर एक शख्स की सांसें सचमुच अटक जाती हैं। अब जो उस उबलते पानी से बाहर आता है, उसे देखकर सब पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जादुई तत्व वाली मछलियां, नीली ऊर्जा, जमा देने वाली बर्फ और भस्म कर देने वाली आग। अब ध्यान दीजिए, इस दुनिया में किसी के पास सिर्फ एक ही तत्व होना बड़ी बात है, लेकिन 3 तत्वों का एक साथ होना ये तो असंभव है। ये इस बात की पक्की मुहर है कि रुद्र के अंदर कोई ऐसी असीमित, सदियों पुरानी शक्ति है जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। उस पूरे शोरगुल वाले दरबार में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है, एकदम सन्नाटा।
और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी की आवाज गूंजती है। सम्राट का रक्त रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। यहीं पर रुद्र की असली वंशावली का राज पूरी तरह से खुल जाता है। वो कोई आम बाहरी इंसान या घुसपैठिया नहीं है। वो नागलोक के सर्वोच्च शासक के खून का सीधा वारिस है। पूरे कहानी का रुख ही पलट जाता है यहाँ से। और इस बड़ी सच्चाई के बाहर आते ही रुद्र के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसकी झुकी हुई नजरें उठती हैं और उसकी आंखों में एक नई जागृत शक्ति की चमक साफ दिखाई देती है। इसे कहते हैं एक अवेकेंड हीरो वाला क्लासिक मोमेंट। यहीं ठीक इसी पल मुंबई की सड़कों का वो डरा सहमा लड़का हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है और जन्म लेता है एक शक्तिशाली सम्राट। अब वो कोई शिकार नहीं है, बल्कि सत्ता का असली दावेदार है। इस पूरी घटना के पीछे के नियमों को समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं महासत्व कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई हवाई जादू नहीं है, बल्कि एक हार्ड मैजिक सिस्टम का हिस्सा है, जहां शक्तियां सख्त जादुई कानूनों से बंधी होती हैं। कुंड से एक विशाल प्राचीन कछुआ बाहर आता है और एक सुनहरी पवित्र रोशनी के बीच ये अटूट जादुई अनुबंध पूरा होता है। इसका मतलब सीधा सा है, नागलोक की ये परम जादुई शक्ति अब हमेशा के लिए रुद्र की रक्षा और सेवा करने के लिए बंध चुकी है। और अब जरा सत्ता के इस बदलते खेल को देखिए। ये थोड़ा फनी भी है। एक तरफ इतना भव्य और पवित्र जादुई अनुष्ठान चल रहा है और दूसरी तरफ नागार्जुन, जो बंदा कुछ पल पहले तक अहंकार से भरा हुआ था, अब पसीने पसीने होकर दहशत में कांप रहा है। एक जादुई दुनिया में किसी नेता का ये डर साफ बता रहा है कि बाजी अब पलट चुकी है। सत्ता की चाबी नागार्जुन के हाथों से फिसलकर हमेशा हमेशा के लिए रुद्र के हाथों में जा चुकी है। लेकिन भाई, नागलोक है, यहाँ शांति कहाँ ज्यादा देर टिकती है। अभी दरबार इस झटके से संभल ही रहा होता है कि अचानक एक जमा देने वाली बर्फीली हवा चलती है और एंट्री होती है हिम अंग रक्षक की। इस विशाल डरावने रक्षक के आते ही दरबार का तापमान मानो शून्य से भी नीचे चला जाता है। एक पल की वो राहत फिर से भारी तनाव और खौफ की बर्फ में जम जाती है। एक नया अनजाना खतरा अब सामने खड़ा है। और ये हिमअंग रक्षक कोई बधाई देने नहीं आया है, वो सीधे मौत का पैगाम लाता है। काल गर्भगृह की चुनौती। ये एक ऐसा जानलेवा भूल भुलैया जैसा अंधेरा तहखाना है जहां से आज तक किसी का भी जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना गया है। दाव अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। सम्राट बनने की राह इतनी आसान थोड़ी है। असली अग्नि परीक्षा या कहें मौत की परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है वो मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। एक बेहद भारी प्राचीन पत्थर का दरवाजा एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ धीरे धीरे बंद होता है और उसके पार बस एक अंतहीन गहरा अंधेरा। उस अंधेरे में मौत है, कई अनसुलझे सवाल हैं और एक खौफनाक सन्नाटा है। सच कहूं तो ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी की भी रूह कंपा दे। और उस भारी दरवाजे के बंद होते ही हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बजता है, क्या रुद्र इस काल गर्भगृह के अंधेरे और जानलेवा खतरों से जिंदा बचकर निकल पाएगा, या फिर सम्राट बनने की उसकी ये कहानी शुरू होने से पहले ही इस अंधेरे में कहीं दफन हो जाएगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इस महाकाव्य की गहराई में और गोता लगाना होगा और मूल कहानी को पढ़ना होगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सफर उतना ही रोमांचक लगा होगा जितना मुझे। मिलते हैं अगली बार कुछ और शानदार कहानियों के साथ।